नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। सर, शनिवार का दिन बड़ा भारी रहा। एक तरफ तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, दूसरे प्रहलाद जोशी भी नए शिक्षा मंत्री बना दिए गए हैं। फिलहाल अतिरिक्त प्रभार उनको सौंपा गया है और कॉकरोचों ने भी जंतर मंतर खाली कर दिया है। लेकिन सर, 36 दिन तक ये ड्रामा चला, उसके बाद अगर इनकी सारी मांगे माननी ही थी, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही था, तो फिर इतनी देरी किस लिए? देखिए, बात ऐसी है कि ये तो 36 दिन की बात है। इससे पहले तो 13 महीने का आंदोलन हो चुका है। इससे पहले 103 दिन का आंदोलन भी शाहीन बाग में हो चुका है। शंभू बॉर्डर पर 13 महीने से भी ज्यादा लंबे समय तक खिंचा था। एक पहलवानों का भी हो चुका, महिला पहलवानों का। तो ये नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली में लिखे हुए हैं सब, ये होने ही हैं, ये किया ही जाना है। और ये क्यों किया जाना है, आज हम इस पर भी बात करेंगे। और ये आखिरी नहीं था, ये आगे भी होगा, इससे भी ज्यादा बड़े होंगे और इससे भी बड़ी साजिशें रची जाएंगी। देखिए, बात ऐसी है कि जब आपकी कोशिशें नाकाम हो जाएं तो वहां से फिर साजिशें शुरू होती हैं। तरह तरीके से आप राजनीति के मैदान में तो चैलेंज कर नहीं रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, वहां तो आपके पल्ले में कुछ बचा नहीं है। बाय डिफॉल्ट केरल में या तेलंगाना में या हिमाचल में या कर्नाटक में लोगों की किन्हीं मुद्दों पर नाराजगी है सत्तारूढ़ पार्टी से, तो चलो कांग्रेस को चुन लेते हैं, और कोई विकल्प ना होने की वजह से। बाकी कांग्रेस की ऐसी कौन सी विशेषता है कि लोग उनको चुने? या राहुल गांधी कितने सिंसियर लीडर हैं कि देश उनके बारे में ये सोचे कि ये चेहरा विकल्प हो सकता है नरेंद्र मोदी का? या कांग्रेस में ऐसी और कौन सी सेकंड या थर्ड पीढ़ी की लीडरशिप है जो उम्मीद जगाती हो? कोई नहीं है। तो जब आपने ये देख लिया कि लोगों को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हो अपनी बातों से, तो फिर लोगों को तो आप गाली दे नहीं सकते जो आपको वोट नहीं दे रहे हैं। तो फिर जिनको वो वोट दे रहे हैं उनको परेशान करने के लिए आप क्या क्या प्रपंच रच सकते हैं, उतना तो आपके पास जरिया है। पैसे भी हैं, पार्टी में कोष भी है, पैसे डोनेट करने वाले ऐसे मौकों पर भी बहुत हैं जो किन्हीं ना किन्हीं कारणों से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से, उनकी नीतियों से चिढ़े बैठे हैं। बहुतों की दुकानें भी तो बंद कर रखी हैं ना प्रधानमंत्री मोदी ने, तो वो किस काम आएंगे? तो ये सब तमाशे आप होते हुए देखती रहेंगी। अब हम तो, आप या दूसरे तमाम लोग जो समीक्षक हैं, जो राजनीति को देखते हैं, राजनीति के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये कह देना बड़ा आसान है एक्चुअल में कि साहब शुरू में ही क्यों नहीं इनको एड्रेस किया, शुरू में ही बातचीत क्यों नहीं की, शुरू में ही क्यों नहीं दबा दिया गया। तो मैंने पहले भी कहा है ये अपने प्रोग्राम्स में भी और आपके भी, कि नरेंद्र मोदी अपने माथे पर कुछ कलंक नहीं लेना चाहते। तो जो स्थितियां परिस्थितियां देश में हैं और जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं, उनमें जो बेस्ट हो सकता है उस रास्ते पर चलने की कोशिश ये सरकार करती है। अगर पहले ही मोदी सरकार डंडा बजा देती, इनको तितर बितर कर देती, इनको उठा करके हवालात में डाल देती या इनको घर भगा देती, तो ये जो दूसरे इनके पर्दे के पीछे छिपे हुए बड़े कॉकरोच हैं, जिनकी जमीनें खिसक गई हैं, जिनकी कुर्सी चली गई है, जिनके हाथ से पावर चली गई, शीश महल से लेकर के और वो सब एसपीजी और
सैल्यूट मारने वाली पूरी व्यवस्था चली गई। जरा सा इशारा करते ही गवर्नर बदल जाते थे, उपराष्ट्रपति कौन होगा, राष्ट्रपति कौन होगा, केंद्र में मंत्री कौन होगा, ये तय करने वाले थे। तो वो शांत कैसे बैठ जाएंगे? वो ये कैसे बर्दाश्त करें कि एक चाय वाले के बेटे को जनता बार बार चुन रही है? उनके मुंह से तो गालियां निकलती है ना उनके लिए। तो ये लोग शांति से नहीं बैठते अगर आप शुरू में ही इनको दबा देते। लेकिन हाँ, एक समय था जब इनके साथ 10, 20, 50 लोग ही रह गए थे जंतर मंतर पर, और संसद का मानसून सत्र बस 10 दिन बाद शुरू होने वाला था। उस समय आप इनको हटा सकते थे, और बेस बनाने में ज्यादा समय लगता नहीं है। किसी भी पुलिस अधिकारी को कहिए, वो बेस बना देता और कार्रवाई हो जाती आराम से। लेकिन जब भीड़ बढ़ गई, देखिए बात ये है अंजू जी कि किसी की नाक नीची हो जाएगी, किसी की नाक ऊपर हो जाएगी, कोई जीत जाएगा, कोई हार जाएगा, मोदी ने सरेंडर कर दिया, ये सब चीजें कही जा सकती हैं, परसेप्शन क्रिएट किए जा सकते हैं। आज तो राहुल गांधी भी, अभिजीत दीप के भी, अरविंद केजरीवाल से लेकर के आरफा खानम शेरवानी और मनीष सिसोदिया सब उछल रहे हैं। तो एक दिन की आप खुशी मना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो स्टेप लिया गया है, मान लिया धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया गया, तो इसके बाद इनकी तरफ से पोस्चरिंग शुरू हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ ये तो अमित शाह के कहने पर हुआ है। ये तो यानी उनका अगला टारगेट कौन है? देश का गृह मंत्री। वैसे तो कैबिनेट का कोई एक मंत्री भी इन परिस्थितियों में अगर त्यागपत्र दे या उससे त्यागपत्र लेने के लिए प्रधानमंत्री विवश हो जाएं, तो यही अपने आप में जो है बड़ी असहज करने वाली स्थिति है। लेकिन अमित शाह का मतलब क्या राहुल गांधी नहीं समझते कि वो नरेंद्र मोदी हैं? वो सेकंड टू प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आप अगर अमित शाह पर अटैक कर रहे हैं और उनकी जवाबदेही अब तय करना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी से माफी मंगवाना चाहते हैं, तो राजनीति तो समझ में आती है ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इनका टारगेट नहीं था। इनका टारगेट है पार्लियामेंट को अपंग करना, उसको राजनीतिक अखाड़े में तब्दील करना। तो आप 4 इस्तीफे और दिलवा दो, तब भी ये पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। जो आपके सामने विधायी कार्य हैं उनको होने नहीं देंगे। इसलिए मैंने कहा है कि ये अराजकता चलेगी, अभी ये लंबी खिंचेगी। सर, कहा यह जा रहा है कि मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दिया था शनिवार सुबह दिल्ली के एक कार्यक्रम में। उन्होंने क्या कहा था मैं बताती हूँ आपको। उनका कहना था, हम मनमानी करेंगे, शक्ति से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आज की नई पीढ़ी बहुत सारे सवाल पूछती है, हमें आदेश देने की बजाय उनसे बातचीत करनी चाहिए। उन्हें हर बात के पीछे का तर्क समझाना चाहिए, ना कि आदेश देना चाहिए। संवाद के जरिए ही उन्हें सही दिशा दिखाई जा सकती है। और माना जा रहा है कि उनके इस बयान के बाद ही धर्मेंद्र प्रधान ने 2 बजे के आसपास 2 पन्नों की चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजा। क्या आपको लगता है कि वाकई आरएसएस के दखल के बाद हालात ऐसे बने हो? क्योंकि शनिवार सुबह तक ये लग रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा ही नहीं। ये एक परसेप्शन अगर कोई क्रिएट करना चाहता है कि इस सरकार को दिशा निर्देश संघ से मिल रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी है उसकी, वो ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर सकता है। लेकिन क्या वाकई संघ के दिशा निर्देश पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं? इससे पहले भी तो आंदोलन हुए हैं, लंबे लंबे आंदोलन हुए हैं। मैंने अभी उनकी सीमा भी बताई है कि कितनी अवधि तक वो हुए हैं। तब तो मोहन भागवत का कोई बयान नहीं आया था जब 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे। वो तो विशुद्ध रूप से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही फैसला था, इस बार भी ये नरेंद्र मोदी का ही फैसला है। मैं नहीं मानता कि संघ प्रमुख ने कोई बयान कहीं दिया और उसके बाद से मंत्री का इस्तीफा हो गया। कल जब जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करके आए थे तो उन्होंने 2 मांगे मान लेने की घोषणा की थी और तीसरी मांगों के लिए कहा था कि 24 घंटे में हम आपको बताएंगे, जेपी नड्डा के इस्तीफे के बारे में बताएंगे। इस बीच जिसकी चर्चा मीडिया नहीं कर रहा है, करनी चाहिए, कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें कुछ फैसले हुए थे। बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिए जाते हैं, बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो वहां डिस्कस होते हैं, उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाता और बाद में वो लागू किए जाते हैं। तो ये कैबिनेट में ही तय हो गया था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है, पता नहीं ये सही है कि गलत है, कि खुद उन्होंने ही कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं और प्रधानमंत्री ने इनकार नहीं किया, क्योंकि स्थितियां ऐसी नाजुक बन गई थी कि कोई ना कोई रास्ता तो निकालना था और जो प्रेशर कुकर में गैस इकट्ठा हो गई थी उसको रास्ता तो देना ही था, नहीं तो अल्टीमेटली चीजें और ज्यादा बिगड़नी शुरू हो चुकी थी। करीब 2,500 के पास अपराधी चिन्हित किए थे दिल्ली पुलिस ने, जो जंतर मंतर पर इस भीड़ के बीच में थे, जो आ जा रहे थे। वो किसके थे, वो किसने भेजे थे, वो क्यों भेजे गए थे? 20 जुलाई को जब संसद के लिए इन्होंने मार्च शुरू किया तो उसमें हिंसा फैलाने वाले कौन तत्व थे? वो नीट की परीक्षा देने वाले या प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी तो नहीं ही थे, वो तो गुंडे बदमाश थे जो हर जगह अराजकता फैलाते हैं। वो हमने हरियाणा में भी देखा है, जब जाट आरक्षण वाला आंदोलन चल रहा था और कई जिले जला दिए गए थे। वो हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई बार देखा है, सड़कें रोकते हुए, तमाम तरह की हरकतें करते हुए। वो अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में भी हमने देखा है अतीत में। तो ये सारे तत्व और ये सारी घटनाएं, मुझे लगता है कि इन पर मंथन करने के बाद, और दूसरी बात, ये यूथ के नाम पर जो भी यहाँ जमावड़ा किया गया था और जो भोजन 3 के बजाय 5 टाइम दिया जा रहा था, सुबह नाश्ता, फिर दोपहर के खाने से पहले केले या खीर या कुछ दूसरी चीज, फिर दोपहर का भोजन, फिर शाम को कुछ, और रात्रि में फिर जो है कुछ परोसा जा रहा था, बढ़िया बढ़िया लजीज व्यंजन ट्रक भर करके वहां खाने आते थे। कहाँ से आ रहा था ये, कहाँ से फंडिंग हो रही थी ये? तो आप इसी से अंदाजा लगाओ ना। वहां गोल टोपी वाले भी दिखाई दे रहे थे। वहां पर जाफराबाद से लेकर के सीलमपुर, मौजपुर, जहां जहां वो दंगे फसाद हुए थे डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के समय, वहां के लड़के आकर के लड़कियों को भी छेड़ रहे थे, मीडिया को भी गोदी मीडिया कह करके मारपीट करनी शुरू कर चुके थे, वो पत्थरबाजी कर रहे थे, वो एसीपी का सिर फोड़ रहे थे, वो दूसरे पुलिस वालों पर हमले करने शुरू कर चुके थे। तो ऐसे में क्या करेगा प्रधानमंत्री या क्या करेंगे गृह मंत्री? ये मैंने शाम को एक प्रोग्राम किया, वो 8 बजे का जो मेरा लाइव होता है, उसमें मैंने विषय ही आज ये रखा है अंजू जी, के ये आदमी विष पीने के लिए अभिशप्त कर दिया गया है। वो एक जगजीत सिंह की गजल है ना, कि सबसे बेहतर कभी ना बनना, जग के रहबर कभी ना बनना, पीर पयंबर कभी ना बनना। तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। उनकी कामयाबियां इन सबकी आंखों में किरकिरी बन गई हैं। उनको बदनाम करने के लिए, उनको रोकने के लिए हर तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं। वही हम ये सब देखते हैं बार बार।
संसद सत्र हो, राज्यों के चुनाव हो, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। और अगर योगेंद्र यादव का वो जुमला याद करें कि हमने तो पिच तैयार कर दी थी, हमने तो हैवी रोड रोलर चला दिया था, अगर अखिलेश यादव ठीक से बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग नहीं कर पाए तो हम तो वहां जाकर कर नहीं सकते थे। तो ये बार बार पिचें तैयार की जा रही हैं, इस बार पंजाब को बचाने के लिए, मोदी को बदनाम करने के लिए, मोदी की फिर से छवि खराब करने के लिए। क्योंकि 2022 के इन 5 राज्यों के इलेक्शन से पहले भी वो 13 महीने का आंदोलन चलाया था। तब 3 कृषि कानूनों को काले कानून बता करके मोदी को विलेन बनाया गया था, ताकि वो पंजाब की तरफ देख भी ना पाए। इस बार भी तो यही हो रहा है। सर, आपको लगता है कि जैसे आपने कहा ना कि सीलमपुर और दिल्ली में यमुना पार के गोल टोपी वाले बहुत वहां आ रहे थे, और सच में उनके बयान देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं, कहाँ से वो नीट के स्टूडेंट लग रहे हैं। सर, वही खाना भी लेकर आ रहा था जुनैद। आपको लग रहा है कि 2020 में जिस तरह से दिल्ली में दंगा हुआ था, क्या अगर आज सरकार इनकी सारी शर्तें नहीं मानती तो क्या आने वाले 1-2 दिन में उसी तरह के हालात जंतर मंतर पर पैदा करने की बड़ी साजिश हो रही थी? पैदा करने की साजिश नहीं हो रही थी, पैदा कर दिया गया था ऑलरेडी। अराजकता फैलाने की पूरी कोशिश थी, साजिश थी। ये स्टूडेंट नहीं थे, ये तो मैं कई बार कह चुका हूं। उनको पता ही नहीं था कि नीट की फुल फॉर्म क्या है, सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की कोई फुल फॉर्म नहीं। बहुत सारे वहाँ छोटे यूट्यूबर्स के कैमरे थे, उन्होंने अलग अलग लोगों से बात की है। एक ठेठ बिहारी था, वो उससे पूछा गया, उसने कहा कि फला यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। बोला कौन से सब्जेक्ट है? बोला आर्ट साइड है। क्योंकि आर्ट साइड है ये तो एक आम भाषा है, कोई भी बता देता है कि साइंस साइड है, आर्ट साइड है, या कॉमर्स में है, या क्या कर रहा है। ये कॉमन सी बात है, कोई कुछ भी कह सकता है। फिर उससे पूछा कि नहीं आर्ट साइड तो है, विषय कौन कौन से हैं? तो वो अप्पा चप्पा टप्पा शुरू हो गया, फिर उसकी पोल खुल गई। सारे ऐसे ही थे। अब वो यहाँ मजदूरी कर रहा होगा या कुछ दूसरे काम कर रहा होगा, उसको हायर किया गया, उसको मजदूरी भी दी गई, उसको बताया गया कि 3 टाइम बढ़िया लजीज खाना मिलेगा वहां पर, आंखें सेकने का माहौल भी है, चले जाओ। तो ये सब लोग जो हैं ये ऐसे जुटाए जाते हैं कि उनको पैसे दो और तमाशा देखो। तो वो पूरा वातावरण वहां बना दिया गया था, हिंसा कराई जा रही थी, उसको आगे बढ़ाया जा रहा था, मारपीट शुरू हो चुकी थी, सिर फोड़े जाने लगे थे। तो ये चीजें आगे फैलने ही वाली थी। और सर, ये जो भरोसा दिया गया कि जितने भी लोग इस सो कॉल्ड आंदोलन में शामिल हुए, जिन पे हिंसा के आरोप हैं, जिनके नाम पे एफआईआर दर्ज है, अब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये अब जो 2500 के आसपास असामाजिक तत्व या एंटी सोशल एलिमेंट्स जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, उनके नाम दिल्ली पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखती है, और फिर जिन्होंने दिल्ली पुलिस के जवानों पर हमले किए, तलवारबाजी की, चाकूबाजी की, सर आरएएफ के जवान की लिंचिंग करने की कोशिश की, उनको क्या आसानी से जाने दिया जाएगा, या ये माना जाए कि जो छात्र थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इन एंटी सोशल एलिमेंट्स पर, इन आपराधिक तत्वों पर, जिन्हें यहाँ पर इनके आकाओं ने भेजा, वो तो फंसेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? नहीं, कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है कि जिन्होंने हिंसा की है, या जिसने किसी के सिर फोड़े हैं, या पत्थरबाजी की है, या बैरिकेड तोड़े हैं, या गाड़ियों में पत्थरबाजी की करके शीशे तोड़े, उनको पलटा है, उनको छोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है, उसमें स्क्रूटनी होती है, सीसीटीवी फुटेज हैं सबके। आजकल तो हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो वो देख लिए जाएंगे किन्होंने अपराध कर रखे हैं, किन्होंने संगीन अपराध कर रखे हैं, वो चाहे छात्र हों या गैर छात्र हों। और जब जांच पड़ताल होगी तो पोल पट्टी खुल जाएगी ना, अंजू जी के छात्र ही थे क्या, या कौन थे, कोई सब्जी बेचने वाला, ठेली लगाने वाला, या कोई दूसरे काम करने वाला था और उसको यहाँ हायर करके लाया गया था। वो तो सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में आ जाएंगी। इसी तरह सीसीटीवी
फुटेज में सबके चेहरे, सबके कृत्य आ ही गए होंगे, ना आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जब 2,500 अपराधियों की स्कैनिंग करके आप उनको पहचान सकते हैं, तो फिर तोड़फोड़ करने वालों को नहीं पहचान पाएंगे क्या? आराम से, क्योंकि दिल्ली और खास तौर से ये पूरा एरिया जहाँ रोज ही प्रदर्शन होते रहे हैं, और यहाँ से लेकर के और पार्लियामेंट स्ट्रीट और सारा जितना भी ये आकाशवाणी और तमाम जितने भी ये क्षेत्र हैं, ये मोस्ट सेंसिटिव एरिया। तो यहाँ तो बढ़िया वाले सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके रेजुलेशन और दूसरी तमाम चीजें वो अच्छी क्वालिटी की हैं। तो ये सब पकड़े जाएंगे, धरे जाएंगे। जिन्होंने ये सब किया है उनको कैसे छोड़ देगी दिल्ली पुलिस या सरकार? नहीं छोड़ेगी। लेकिन सर, अब ये जो कॉकरोच आंदोलन है, इसके तो मुंह खून लग गया, क्योंकि ये तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कि अरे देखिए हम तो दोबारा आएंगे, हम तो नजर रखेंगे कि अगला शिक्षा मंत्री जो है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम तो फिर आकर बैठ जाएंगे। तो इनका तो यहाँ तक कहना है कि अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, हम तो नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए भी आएंगे। और ये आपको नहीं लगता है गलत ट्रेंड सेट हो गया, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने अब जाकर इस्तीफा दिया? ये भी यही हैं आप और हम भी यही हैं। जब ये थोड़ा सा गर्म माहौल होता है ना, और जब कोई इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह के फैसले होते हैं, तो लोग चने के जहाड़ पर चढ़ जाते हैं और उनको लगता है कि अरे हम तो अब कुछ भी कर सकते हैं, हम तो प्रधानमंत्री को भी हटा सकते हैं, हम तो गृह मंत्री को भी हटा सकते हैं। उसी गलतफहमी के शिकार हैं। थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए चीज़ों को, उसके बाद बात करेंगे इनके बारे में। और ये कोई पहले आदमी है नहीं जो इस तरह की लंबी लंबी फेंक रहे हैं या छाती चौड़ी करके इस तरह की डींगे हाँकते हुए और घोषणाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी तो कई हुए हैं। सर जी को भूल गई आप किस लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, और आज क्या हालत है? घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि 100-150 आदमियों को भी इकट्ठा कर पाए, क्योंकि विश्वसनीयता शून्य हो गई है, साख चली गई है, लोग साथ छोड़ गए हैं। तो ठीक है, आप कभी कभी कुछ समय ऐसे होते हैं जब आप लोगों को उकसा करके, दुष्प्रचार करके, तमाम तरह की चीजें करके आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। और क्यों ये इकट्ठा हुए हैं और किन किन ने इकट्ठे किए हैं, ये तो अब किसी से दवा छिपा है नहीं। और किस किस के स्वार्थ थे इसके पीछे, और कौन कौन रात्रि में बस में सवार होकर के गांधी स्मृति में पहुंच रहा है, कोई रात को 12-12 बजे अपने बेड से बैठ करके जो है टी शर्ट में वीडियो बना बना करके प्रसारित कर रहा है। ये तो देखा है ना, ओवर टाइम लगाते हुए इन लोगों को हमने। तो ये सब मौका परस्त लोग हैं। अभी ठीक है, मामला गर्म है, तो तमाम तरह के बयान भी आएंगे और तमाम तरह की शेखियां भी बघारी जाएंगी। लेकिन सर, मामले की नाजुकता को देखते हुए एक बड़ा छाती पर पत्थर रख करके नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा लिया है। इसको मजाक में उड़ाना या नरेंद्र मोदी को कायर बता देना या सरकार को बैकफुट पर चली गई है ऐसा बताना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। सर, अपराधियों का हिसाब किताब तो हो जाएगा, क्योंकि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगा था कि, और जो आधार कार्ड से लिंक है, तो चेहरा सामने आते पूरा का पूरा बायोडाटा अपराधियों का सामने आ गया। लेकिन जो जेनजी के नाम पर यहाँ पर गंदगी परोसने के लिए लड़के और लड़कियां पहुंचे थे, खासतौर पर लड़कियां, जिस तरह की बदजुबानी वो कर रही थी, सर उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। उनका भी तो कच्चा चिट्ठा उनके घर तक पहुंचना चाहिए। नेम एंड शेम होता है ना कि उनके बारे में ज्यादा चर्चा की जाए, पोस्टर लगाया जाए, तो इस तरह की कार्रवाई तो होनी चाहिए। सर, कितनी गलत बयानबाजी उन लोगों ने की पीएम मोदी को लेकर, तो वो भी तो बर्दाश्त नहीं की जा सकती ना। 2-3 चीजें हैं। एक तो संस्कार पता लगते हैं, कि दूसरे परिवार पता लगते हैं कि कैसे परिवारों से हैं, उनके माँ बाप ने उनको कितना, उनका
टेक केयर किया है, ये भी देखने वाली बात होती है। इससे भी पता चलता है नई जो पीढ़ी आ रही है वो कितनी संस्कारित है और किस तरह का समाज हमारे आजकल के माँ बाप जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं वो तैयार कर रहे हैं, ये भी पता लगता है। सेकंड थिंग बात ये है कि क्या करेगी सरकार या पुलिस या प्रशासन, उनका उठा करके हवालात में डाले या जेल में डाले? उनकी सजा तो यही है अंजू जी। उन्होंने जो रायता फैलाया है ना ये सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करवा करके, ये हमेशा अब सोशल मीडिया में रहेगा, उसको आप हटा नहीं सकते। तो इनका आगे का कैरियर खत्म। इनकी शादी ब्याह में भी अब अड़ंगेबाजी लगेगी, इनको परेशानी होगी। इनके समाज में जहाँ के ये हैं, इनके परिवारों में, इनके रिश्तेदारों में किस तरह की शर्मिंदगी इनको उठानी पड़ेगी, इसकी बस कल्पना की जा सकती है। इनकी यही सजा है और कुछ सजा नहीं है। सर, जो फंडिंग हुई जिसके बारे में बार बार ये खुलासा हुआ कि बाहर से फंडिंग हो रही है, 22 लाख का रोजाना का खर्चा था सर यहाँ पर, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और स्नैक्स का। पैसा कहाँ से आ रहा था? जो यहाँ पर स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर लेकर आ रहे थे वो बता रहे थे जर्मनी से ऑर्डर आ रहे हैं, कतर से आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं। क्या फंडिंग का एंगल भी जांच का विषय बनेगा आने वाले दिनों में या नहीं? बनना चाहिए, सरकार को ये जांच करानी चाहिए और मुझे लगता है कि होगी। अभी तो चीजों को शांत करना था। देखो, ऐसा है कि सरकार के हाथ में इस समय बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस है, विधेयक है। उनको पारित कराना सरकार की प्रायोरिटी है। उसके लिए जरूरी है कि संसद चले और ये तभी होगा। ये सरकार ऐसी है जो चीजों को लिंगर ऑन नहीं करना चाहती कि चलो मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा तो शीतकालीन सत्र आएगा। क्या गारंटी है कि शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट नहीं चढ़ेगा? तब तक तो ये 4-5 मुद्दे और निकाल लाएंगे। इनका तो 2014 के बाद यही राग है, यही तौर तरीका है। या फिर आप बजट सत्र का इंतजार करें, तो बजट सत्र भी शर्म लिहाज तो खत्म हो चुकी है विपक्ष की आंखों से, वरना बजट सत्र को तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता था। इससे पहले पार्लियामेंट शुरू होती थी, पहले या दूसरे दिन बजट आ जाता था। अब तो ऐसा होता नहीं है। अब तो चाहे बजट सत्र हो या कोई भी विशेष सत्र हो, उसमें हंगामा होना ही होना है। पहले 4-5 दिन, 6 दिन, कभी कभी 10 दिन तक भी खिंच जाता है। तो देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, राष्ट्रीय हितों के प्रति हमारा विपक्ष बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। कभी भी आपको अर्थव्यवस्था के बारे में सकारात्मक बातें करते हुए या हमारे रक्षा या विदेश नीति के बारे में या अर्थ नीति के बारे में कभी कोई सकारात्मक बात करते हुए विपक्ष के किसी नेता को सुना है क्या? कभी नहीं। बल्कि वातावरण ऐसा बनाया जाता है कि जो शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है वो नीचे गिरे। जो पूंजी निवेश लगाने वाले हैं, जो शेयर मार्केट में खरीदी करने वाले हैं, वो खरीदी ना करें, अपना पूंजी यहीं रखें। लेकिन ये तो रोजाना एक हलचल मचाना चाहते हैं शेयर मार्केट में भी कि लोग असुरक्षित होकर के बिकवाली करें और उसके बाद जो है वो उसकी कमर टूट जाए शेयर मार्केट की। नुकसान करना चाहते हैं देश का और फिर मोदी को बदनाम करना चाहते हैं कि ये संभाल नहीं पा रहे हैं। हो रहा है उल्टा। ये जितनी उछल कूद कर रहे हैं, जितना बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, अर्थ नीति के मोर्चे पर देख लीजिए, विदेश नीति के मोर्चे पर देख लीजिए, बुनियादी ढांचे के विकास के मोर्चे पर देख लीजिए, सरकार बेहतर करती जा रही है। सर, इनका मकसद तो साफ है, कहीं ना कहीं एफसीआरए बिल जो आ रहा है उसको भी रोकना था। लेकिन अब जब सोमवार को यही पेपर लीक मामले में जो बिल लेकर आ रही है सख्त प्रावधानों के साथ मोदी सरकार, अब तो ये उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अब तो इन सबको
अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को आना ही पड़ेगा इनकी पार्टी को सदन में, या नहीं? अब ये अभी भी कोई हिला हवाली कर सकते हैं? अब देखिएगा, गले से पकड़ लिया है नरेंद्र मोदी ने इनको। बिल बहुत सख्त प्रावधान वाला आ रहा है, कम से कम 10 साल की सजा और करीब 10 करोड़ का जुर्माना या कुछ इसी तरह का प्रावधान है। बहुत सख्त इसमें प्रावधान किए जा रहे हैं। और पहले तो यही साबित करना पड़ेगा अदालत में या जांच एजेंसियों के सामने कि जो पेपर लीक हुआ है उसका जिम्मेदार मंत्री होता है, ये साबित करना पड़ेगा। और अगर आप ये एक बार साबित करेंगे तो अभी पंजाब में भी तो हुआ है फार्मेसी वाला मामला। अलग अलग राज्यों में लगातार पेपर लीक होते रहे, पेपर आउट होते रहे। तो ये आगे के लिए ये भी तैयार रहें। आज तो मौका परस्ती में बड़ा हाय हुल्ला काटा है, बसे वसे मंगा करके पर्यटक बन गए, गांधी स्मृति जा रहे हैं। लेकिन आगे के लिए तैयार रहें। ये चीजें जो हैं ये ऊपर को मुंह करके थूकते हैं तो वो अपने ऊपर ही आके पड़ता है, किसी और के ऊपर नहीं। ये सोच समझ करके राजनीति करनी चाहिए। शॉर्ट टाइम पॉलिटिक्स तो आप कर लेंगे, सुर्खियों में तो आप आ जाएंगे, लेकिन आगे को भुगतना तो आपको भी है। बिल्कुल सर, अब तो सवाल उठने लगे हैं ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उनके शिक्षा मंत्री को भी उसका भी इस्तीफा लिया जाता है या नहीं? जो फार्मेसी ऑफिसर्स का जो परीक्षा पत्र था जिसमें बताया जा रहा है बड़े पैमाने पर हाईटेक तरीके से नकल करवाई गई, धांधली हुई, तो उस मामले में क्या वो इस्तीफा देंगे? अब इन्होंने जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा है उसमें तो ये खुद भी गिरेंगे ना। राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप देखो वो आयशा की जेएनयू की जो अध्यक्ष है नेहा बोरा, वो राहुल गांधी की बगल में क्या कर रही थी? सर, हम अक्सर ही बात करते हैं कि राहुल गांधी की जो कोटरी है उसमें सारे लेफ्टिस्ट भरे पड़े हैं। अब तो हाथ कंगन को आरसी क्या, बिल्कुल साथ खड़े होकर दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो तो आपने वीडियो देखे होंगे, वो तो अनशन कर रही थी ना वहां पे। शबाना आजमी ने तोड़वाया था अनशन। सोनम वांगचुक के साथ वहीं पे ये अनशन कर रही थी और ये रात को 11 बजे अपने घर चली जाती थी, अगले दिन 12 बजे आती थी और उसका अनशन भी चल रहा था, अनवरत अनशन चल रहा था। और जब टॉयलेट वगैरह जाना होता था, वॉशरूम जाना होता था, तो 2-3 उनको पकड़ करके चलते थे इसको। और ऐसे ही सोनम वांगचुक को भी पकड़ करके चलते थे। लेकिन जिस दिन उनको अस्पताल ले जाया गया उसी दिन या अगले दिन का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो तो बड़े हल्के कदमों से भागे चले जा रहे थे कि मैं तो जा रहा हूं, दरवाजा खोलो। तो ये अस्पताल पहुंचते ही जो यहाँ पैर भारी दिखाई दे रहा था और 3-3, 4-4 लोग पकड़ करके चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बस अब गिरेंगे और हम मरेंगे। ये अस्पताल जाते के साथ ही कौन सा इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टरों ने कि वो तो उछल कूद करके चलने लगे, तेज चाल से चलने लगे। तो ये ड्रामेबाजी केवल कैमरों पर होती है। सर, सब जानते हैं स्टील के ग्लास में क्या पिया जा रहा था और वॉशरूम के नाम पर क्या जाकर अंदर किया जा रहा था, क्या खाया जा रहा था, ये सब जानते हैं। लेकिन सर चलिए, अभी तो इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, सरकार को झुका दिया है, तीनों शर्तें इनकी मान ली गई हैं। लेकिन बहुत जल्द दिल्ली पुलिस बताएगी कि किन किन के ऊपर से एफआईआर हटाई गई है और किन किन के खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब वो जो एंटी सोशल एलिमेंट से दंगाई है, जो दंगा करने के मकसद से आए थे सर, जब वो मुंह खोलेंगे तो फिर तो अच्छों की पोल पट्टी खुलेगी कि किसने उनको वहां पर प्लांट किया था। और ये जो सौरभ दास है सर, आशुतोष रांका है, अभिजीत दिपके है, अभी तो इनका हिसाब होना भी बाकी है सर, क्योंकि ये किसने इनको यहाँ बैठाया था, किसकी क्या मंशा थी। सरकार ने तो चलिए समय रहते थोड़ा देर आए दुरुस्त आए, हालात को संभाल लिया, लेकिन इनको भी संभालना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा इनके पीछे बैकिंग किसकी थी। तो अब देखते हैं क्या कुछ और खुलासे इस मामले को लेकर होते हैं। लेकिन आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।